सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो बिल्कुल देखिए जाके प्लेलिस्ट में जाके। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं आपको एफएससी की जॉब के बारे में। और इस वीडियो में हम लौट के आए हैं फ्रेशर के बारे में लेके। जो फ्रेशर एफएससी की जॉब में टेलीकॉम में जा रहे हैं उनको क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, क्या क्या डेली बेसिस पे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने को मिलेंगे एफएससी की जॉब में, उसके बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको मैं बताऊंगा क्या क्या इशू फेस करने पड़ते हैं एफएससी जॉब रोल में ग्राउंड में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं डेली बेसिस पे। तो मैंने भी फेस किया था एंड मेरा एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में। तो मैं आपको चाहूँगा कि इस चीज़ों से आपको मैं फैमिलियर कर सकूं ताकि आप प्रिपेयर रहो इस चीज़ों के लिए, और इससे जो है आपको कैसे डील करना है इसके लिए भी आपको हेल्प मिले। बस इसी वजह से ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। कई लोगों ने कमेंट करके पूछा भी था, तो उसी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका जो मेन इशू है, आपका जैसे ही नंबर एक्टिवेट होगा आपके फ़ोन में कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको साइड डाउन या लो वोल्टेज का कॉल मिलता है फ्रॉम OMCR एंड सेंट्रल टॉप, फ्रॉम जो भी आपका कंपनी होता है, मे बी इंडस टावर्स हो या फिर अमेरिकन टावर्स हो या फिर और भी छोटे मोटे टावर्स की कंपनी है जिनका खुद का एक टावर ऑपरेशन सेंटर होता है, जहाँ से वो साइट का पूरा वोल्टेज और साइट की ऑपरेशन को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो वहाँ से आपको अलार्म आते हैं, अलार्म कॉल्स आते हैं आपकी साइट से रिलेटेड। अगर आपकी साइट डाउन हो गई है तो उसका कॉल आता है, साइट में लो वोल्टेज लग गया है उसका अलार्म आता है। ये क्रिटिकल अलार्म्स होते हैं जिनका आपको कॉल्स आता ही आता है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले स्टार्टिंग डे से ही फेस करनी होगी। उसके बाद आपको चीज़ें देखनी होंगी कि आपका जो है मोस्टली इन मानसून एंड समर आपकी जो लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इनकी रोस्टिंग होती है या फिर इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये इश्यूज़ आपको देखने होते हैं, जिसमें आपको अपने नियर बाई पावर हाउस या फिर जो भी आपका लाइनमैन होता है उसके साथ टच में रहना पड़ता है। आपका टेक्नीशियन आपको वो नंबर प्रोवाइड कर देगा ताकि आप भी उससे आइडिया लेते रहो। और साथ में आपका जो IME पार्टनर होता है उसका भी एक कोऑर्डिनेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपको इस सब का इनपुट देता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये इशू भी आपको फेस करना पड़ता है जब आपका समर हो पीक में या फिर आपका रेनी सीजन चल रहा हो। इसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें आपका साइट का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, या फिर जो आपके XLP केबल्स लगे होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, या वो उनका जो है कुछ इशू उसमें आ जाता है। तो उसके लिए आपको अपने कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट्स होती है उससे आपको बात करनी होती है वेंडर अलॉटमेंट के लिए। या फिर अगर आपकी वो साइट पुरानी हो चुकी है तो वो ट्रांसफार्मर भी UPPCL के अंडर में आता है, तो उससे आपको कोऑर्डिनेट करना होता है। कभी कभी आपको JE से या आपका जो एक्सचेंज होता है उस तक भी आपको जाना पड़ता है अपने काम को करवाने के लिए। वो आपका टेक्नीशियन आपको लेके जाएगा और आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वो देगा। बट बात क्योंकि आपको ही करनी पड़ेगी कि आप रिप्रेजेंटेटिव होते हो अपनी कंपनी के, तो उसको भी आपको रिस्टोर करना आपकी जिम्मेदारी होती है एंड आपको उसको एक्सलेट करना होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आपके टेक्नीशियंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके टेक्नीशियंस की जो भी डेली बेसिस पे हैबिट्स हैं और जो भी उसका बिहेवियर है वो आपको पता रहेगा, तो आप उसको उस तरह से अपना काम करवा सकते हो और वो आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो कुछ टेक्नीशियंस ऐसे होते हैं जो बहुत ड्रिंक करते हैं और काम के वक्त भी वो ड्रिंक किए रहते हैं, और उस वक्त वो आपकी कॉल पिक नहीं करते हैं, या फिर कॉल पिक करते हैं तो सुनते नहीं हैं आपकी बातों को। और कुछ टेक्नीशियंस, बहुत ही कुछ टेक्नीशियंस ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ अब्यूसिव वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेनी है। इसको आप रिपोर्ट करेंगे, मेल करेंगे टेक्नीशियन का डिसिप्लिन इशू लगा के। इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और टेक्नीशियन को भी निकाला जाता है। एंड इसको बिल्कुल भी कंपनी हो या पार्टनर हो, बिल्कुल भी इस चीज़ को वो हल्के में नहीं लेते हैं, ना ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके जो टेक्नीशियंस हैं, आपका जो भी टेक्नीशियन का मैनेजर होता है, अगर वो पार्टनर का अलॉटेड बंदा है, आपके पार्टनर होते हैं जो टेक्नीशियंस को लाते हैं। बट आप कभी कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता है तो आप उसको देखते हैं, पार्टनर तो देखते ही देखते हैं। तो उसके साथ भी आपको टचअप रखना पड़ता है IME की, कि अगर आपका टेक्नीशियन फ़ोन नहीं उठा रहा है और साइट डाउन पड़ी है या साइट डाउन होने वाली है, तो उसको आप कैसे टैकल करोगे अपने पार्टनर को एक्सलेट करके इशू। ठीक है। हर बात पे आपको अपने ही कंपनी को एक्सलेट नहीं करना है, पहले आप पार्टनर को एक्सलेट करोगे। जो टेक्नीशियन का मैनेजर होता है वो आपका इशू सुनता है और उसके अपर अथॉरिटी होती है वो सब आपकी बातें सुनती है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप किसी भी कंपनी के ऑन रोल एम्प्लॉई हो, और जो भी पार्टनर आपका है वो आपका पार्टनर एक लेवल तक आपके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उससे बेशक अगर जूनियर हो, ठीक है, बट आप ऑन रोल एम्प्लॉई हो उस कंपनी के जिस कंपनी के लिए वो पार्टनर है। तो वो उनसे आपको बिल्कुल भी दबना नहीं है और अपना बात उठा के रखनी है, और वो इस इश्यू को रिजॉल्व करेंगे, वो उनकी हेडेक बन जाएगी। ठीक है। उनको वो हेडेक देना है, वो वाला आपको टेंशन उस मामले में नहीं लेना है।
ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब मैं साइट के ऊपर आ जाता हूँ। तो साइट में क्या क्या इशू आती हैं, जैसे साइट में हाइजीन इशू होती है, जैसे घास बहुत बड़ी है, ये गंदगी बहुत है, गेट टूटा हुआ है, ये सब इश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। इनको आप फ़ोटो क्लिक करिए, मेल करिए अपने सेफ्टी डिपार्टमेंट को, ठीक है। उससे आपको हेल्प मिलेगी इसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि टेक्नीशियन के पास भी लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, तो वो इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपका पार्टनर जो होता है वो बिना अप्रूवल के नहीं कर सकता है, और जो कस्टमर्स आपके होते हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत एक्सलेट करते हैं आपकी मीटिंग्स पे, या फिर कभी भी कोई भी जो है विज़िट होती है उस वक्त, ठीक है। उसके बाद आपकी जो रेक्टिफायर्स होते हैं, इनके बारे में आपको प्रॉपर जो अपने टेक्नीशियन से अपडेट करके रखना है, क्योंकि रेक्टिफायर फेल हो जाते हैं, कभी कभी रेक्टिफायर ख़राब हो जाते हैं, रेक्टिफायर का काउंट कम है, तो इसको आपको अपने जो आपका प्रॉपर ऐप में जो दिया होता है कितने इक्विपमेंट यहाँ लगे हैं, उस हिसाब से आइटम है कि नहीं है, वो आपको क्रॉस चेक करके उसको जो है मंगवाना होता है, या फिर अगर एक्स्ट्रा है तो उसको हटवाना भी होता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर फिल्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए आपको इसका टीटी रेस करवा के आपको जो है नया रेक्टिफायर अलॉट करवाना होता है, ठीक है। इसके अलावा डीजल इशू बहुत आता है साइट पे। अब तो मोस्टली साइट ग्रीन साइट्स हो रही हैं या फिर सोलर साइट हो रही हैं, बट जो भी क्रिटिकल साइट्स है वहाँ पे जनरेटर लगा होता है। अगर आपका डीजल इशू में कोई साइट डाउन होती है, वो बहुत बड़ा आपके लिए भी एक चीज़ होती है, जिसमें आपको ऊपर भी मतलब एक्शन हो सकता है अगर कोई हाई प्रायोरिटी साइट है तो आपको अपने टेक्नीशियन के साथ इस चीज़ को लेके जो है सारी रीडिंग्स और सारे जो है वहाँ पे जो कैपेसिटी अलॉट की गई है उस हिसाब से फिलिंग हो रही कि नहीं हो रही है, और वो डीजल का जो रीडिंग है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको चेक करके ही आपको डीजल अलॉट करना है टेक्नीशियन को दोबारा। क्योंकि अगर आपकी फिलिंग हो चुकी है और उसके बाद भी अगर आपका डीजल कम पड़ रहा है, तो इसमें आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होता है, तभी आपको और डीजल मिलता है, और ये जस्टिफिकेशन आपको अपने टेक्नीशियन से ही लेना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी, तभी आपका जो बात है वो आगे सुनी जाएगी। अदरवाइज़ इस बिना सर पैर की कोई बात वहाँ नहीं सुनता है। अगर आपने बोल दिया डीजल नहीं, डीजल दे दो, तो ऐसे डीजल नहीं मिलता है, क्योंकि हर चीज़ का प्रॉपर एक हिसाब किताब होता है जो कंपनी देखती है, और टेक्नीशियन उस चीज़ों को बहुत पहले से कर रहा है, तो मे बी वो आपको जो है नया समझ के जो है आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ बहुत ही जो है कॉमन हो चुकी है, वो होता है कि आपकी जो साइट है उसमें जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो पुराने हो चुके हैं, तो उनको रिप्लेस करना होता है। उन सबकी एक प्रॉपर जो है एक एजिंग की क्राइटेरिया होता है, जिसके बाद आपको उसको रिप्लेस करने के लिए डीटी रेस करनी होती है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका इक्विपमेंट कितना पुराना है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको अपने बैटरी बैंक, एसएमपीएस, जनरेटर, इन सब की रेटिंग की ध्यान रखनी है कि ये ओवरलोड तो नहीं है, और इन पे एडिशनल रेक्टिफायर लगा के इनको ओवरलोड दिखाया तो नहीं जा रहा है, और जो भी इनकी एजिंग है अगर उसमें ये आ रहे हैं तो आपको इसकी डीटी रेस करके न्यू बैटरी बैंक या न्यू एसएमपीएस जो भी है वो आपको देना होता है अपने आईएमई मैनेजर से कह के। बट उसके लिए भी अच्छा प्रोसेस होता है, और वो प्रॉपर चेक किया जाता है कि आपका अगर साइड में कोई इशू नहीं है, और अगर आपका वो बैटरी बैकअप दे रहा है तो आपका रिप्लेसमेंट नहीं होता है, वो एजिंग पे ही बेस नहीं होता है, उसकी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दिया जाता है। इसके बाद एक इशू आता है टेक्नीशियन की तरफ से, एक इशू टेक्नीशियन की तरफ से बहुत आता है जब भी आपके टावर में कोई नया चीज़ अपग्रेड हो रहा होता है। जैसे कि जब 5G का समय आया था तो आपके टावर्स में 5G इंस्टॉल हो रहा था, तो उस वक्त उस टावर में जो भी लगा हुआ एसएमपीएस है उसकी रेटिंग जो है वो ओवरलोड की कैटेगरी में आने लगता है। तो कुछ टेक्नीशियंस आपको पावर देने से मना कर देते हैं, और उसके लिए आपका जो है आपके पास ही कॉल आता है कि आपका टेक्नीशियन मना कर रहा है, और बंदा 5G का मॉड्यूल लेके खड़ा है या राउटर लेके खड़ा है और उसको पावर नहीं मिल रही है। तो इस केस में आपको टेक्नीशियन से डील करना होता है कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो बाद में मिलेगी ज़रूर, लेकिन अभी के वक्त उसको ऑन एयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कस्टमर है हमारा और कस्टमर को मना नहीं कर सकते हैं। तो ये इशू भी बहुत आता है, और तो कई टेक्नीशियंस की बात भी सही होती है, बट वो कंपनी खुद अपने हिसाब से भी चेक करती है कि आपका आपके अगर साइट में मान लीजिए 5 किलोवाट का लिमिट है, और आपकी साइट अभी 2 किलोवाट या 2.5 किलोवाट पे चल रही है, और एडिशन होने के बाद सिर्फ 3 किलोवाट ही हो रहा है, तो वो आपको मॉड्यूल नहीं देती है। उससे आपकी साइट की परफॉर्मेंस इंपैक्ट नहीं हो रही होती है। अगर हो रही होती है तो वो बिल्कुल देते हैं, बट टेक्नीशियन क्योंकि ग्राउंड पे होते हैं, और उनको आपको क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आपको मे बी परेशान तो नहीं करना है, बट उनको चाहिए होता है कि एक एडिशनल में मिल जाता है तो हम फ़ायदे में रहेंगे, मॉड्यूल अगर मिल जाता है रेक्टिफायर का। ये सब चीज़ें आपको ग्राउंड में मालूम पड़ेंगी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। टेक्नीशियंस आपको लेता है कि जो है आपको जो है सर प्लीज़ करवा दीजिए, ऐसा नहीं चलेगी, साइट गिर जाएगी, डाउन हो जाएगी, हम नहीं जानते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे डील करना है। अगर डाउन हो जाएगी तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसे कैसे डाउन हो जाएगी, कंपनी ने भेजा है तो कंपनी ने सोच समझ के ही भेजा है। अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जाता है, तब टेंशन आपसे बिल्कुल नहीं कहेगा सर देखिए मेरा ऑटोमेटिक मॉड्यूल ऑटोमेटिक आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन नहीं आ रहा होगा तो वो हल्ला करता है, चिल्लम चिल्ली करता है, पावर नहीं देता है। तो उसके लिए आपको अपने टेक्नीशियन से डील करना होता है। आप उसके मैनेजर को भी ले सकते हो लाइन पे, अपने एवं को भी ले सकते हो लाइन पे, प्रॉपर वो काम हो सकता है। बस आपको डरना नहीं है, और अपने सीनियर्स को अपने साथ लेके चलना है, और उनका हेल्प लेके अपने आप को वहाँ पे अपने आप को सेट करना है।
ठीक। फिर एक इशू बहुत आता है कि आपका कस्टमर जो होते हैं बहुत एक्सक्लेशन करते हैं। स्टार्टिंग में बीएसएस होते हैं जो एयरटेल वोडाफोन जियो के क्लस्टर इंचार्ज होते हैं जो छोटे मोटे, ठीक है, और जो आपके जेटीओ होते हैं, ठीक है, ये सब जो लोग होते हैं बहुत एक्सक्लेशन शुरुआत में देते हैं कि आपकी साइट ऐसी ख़राब चल रही है, आपकी साइट में ये इशू है, ये है, ये है। भैया ये इशू अभी से नहीं है, बट आप न्यू हो तो वो सोचते हैं कि आपसे ये प्रेशर दे के आपसे काम करवा लें। आपको सबकी बात सुननी है, किसी की बात को लाइटली नहीं लेना है, सुनना सबकी बात को है। फिर आपको प्रॉपर टाइम देके उन चीज़ों को देखना है कि हाँ ये बात अगर ये कह रहा है, ये इंजीनियर कह रहा है, जो बीएसएस इंजीनियर है या जो जेटीओ हैं आपके एयरटेल के, वोडाफोन जियो के जो भी हैं, वो ये चीज़ कह रहे हैं तो वो इशू है कि नहीं है। उसको आपको टेक्नीशियन के साथ जाके अपनी साइट देखना है और उसको उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए कहना है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। इंस्टेंट आपको बहुत ही प्रेशर फील होगा, बट आपको चीज़ों को कामली हैंडल करना है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें फेस करनी होंगी और क्या कहते हैं इनसे ओवरकम भी करना होगा। फिर मैं इस पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे आता हूँ इस वीडियो के। इसमें बहुत ही ज़्यादा बवाल होता है। कुछ टेक्नीशियन बहुत बवाल करते हैं, कुछ टेक्नीशियन बहुत समझदार होते हैं जिनको खुशी होती है कि उनके पास एक न्यू साइट आ रही है, ठीक है। जब न्यू साइट इंस्टॉल होती है तो उसमें टेक्नीशियन को अलॉट किया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है, ठीक है। जब न्यू साइट बन के रेडी होती है तो टेक्नीशियन उसको पहले चेक करते हैं कि सब कुछ वहाँ साइट पे ओके है कि नहीं ओके है, तब वो साइट टेक्नीशियन लेता है, अदरवाइज वो टेक्नीशियन साइट नहीं लेता है। तो ऐसे में कुछ टेक्नीशियन जो होते हैं वो तो बहुत समझदार होते हैं, वो जानते हैं कि ये प्रॉपर सब कुछ ओके है। बट कुछ टेक्नीशियन की जेन्युइन भी बातें होती हैं, कुछ चीज़ें जो है कंपनी के अंडर में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। जैसे कुछ टेक्नीशियंस कहते हैं कि सर खेत के बीच में साइट लगी है, वहाँ पे मैं कैसे जाऊँगा। तो अगर साइट लगी है, वो साइट प्रॉपर वर्किंग में है तो आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कुछ टेक्नीशियन कहते हैं कि सर ठीक है, अच्छी साइट है, प्रॉपर चलती रहेगी, सोलर लगा ही हुआ है, हमें साइट में जाने की ज़रूरत नहीं है, साइट मेरे नाम पे आ रही है, मैं ले लेता हूँ। कुछ टेक्नीशियन नहीं लेते हैं। कुछ टेक्नीशियन कुछ ना कुछ कमी बताते हैं कि सर इसके इस पे जो है बैटरी बैंक कम वोल्ट कम रेटिंग का लगा है, एसएमपीएस मॉड्यूल कम है, ठीक है, इस पे जो आपका जो सर इक्विपमेंट लगे हैं वो गड़बड़ लगे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं, उनको सही करना होता है, सही करवाना होता है, होती भी है, मैंने करवाई है। और कुछ जो है बेवजह का मैं होता है कि मैं स्टार्टिंग में करूँगा, उसके बाद वो ले लेते हैं। बट स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा दिखाते हैं कि सर साइड गड़बड़ है, आपने दिलवा दी है एंड आगे कुछ होगा तो आप ही जानते हो। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, बट आपको इस सब से डरना नहीं है। सब चीज़ों का सॉल्यूशन होता है। ये सब खाली इंस्टेंट आपको उस वक्त के लिए प्रेशर देने के लिए होता है, क्योंकि टेक्नीशियन उस फील्ड में आपसे बहुत पहले से है। अगर आप फ्रेशर ग्रेजुएशन के तौर पे आप जा रहे हो तो आप मान लीजिए 22-23 साल के ही होगे, 21-22 साल के ही होगे, और टेक्नीशियन में आपको 45 है ना, 45-48। तो वो टेक्नीशियन जानता है आपको कैसे जो है परेशान करना है, या फिर आपको कैसे क्या बातें बनानी है, क्योंकि वो टेक्नीशियन हमेशा से वहीं रहा है। और एफएससी ना जाने कितनी बार आए हैं, चेंज होकर चले गए हैं, तो उसके लिए ये सब नॉर्मल रहता है। एंड आपके लिए नया नया रहेगा क्योंकि आप फ्रेशर रहोगे। तो इन सब चीज़ों से आपको अभी मैं जो मैंने बताई है, इन सब चीज़ों को आपको समझना है, इनसे डील कैसे करना है आपको सीखना होगा। और इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है, ऐसा कोई वो नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आप ग्राउंड पे जाओ, कोई दिक्कत हो आप अपने मैनेजर को बात करके लो, अपने सीनियर एफएससी जो हैं जिनसे आपने कभी ट्रेनिंग की हो उनसे बात करो कि सर ये इशू साइट पे आ रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है। सब लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। कम से कम कुछ टेक्नीशियंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। मेरे केस में मेरा एक टेक्नीशियन था संदीप वर्मा, वो मेरा पहला टेक्नीशियन था जिसे मैं पहली बार मिला था अपने फील्ड जॉब में जाते ही, और उससे मैं आज तक कॉन्टैक्ट में हूँ। अभी मैं लेटर उससे मिल के भी आया हूँ। बहुत हेल्पफुल नेचर है एंड बहुत ही मतलब आज मैं वो मुझको कॉल करते हैं कि सर कहाँ पे हैं आप, कैसा क्या चला है। मैं भी कॉल करता हूँ, ठीक है, व्हाट्सअप पे भी हैं, सब पे भी जो है सब कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो कुछ टेक्नीशियन बहुत अच्छे होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं कि सर आप नए हो, आपको इस चीज़ नहीं पता होगी, मैं बताता हूँ, डीजी में ये इशू आ गया है, सब प्रॉपर वो हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ टेक्नीशियंस आपसे सिर्फ लिमिटेड काम की बात करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बाकी एडिशनल, ठीक है, और वही होना भी चाहिए। बट कुछ टेक्नीशियंस बहुत अच्छे होते हैं। कुछ टेक्नीशियन जो हैं जो ड्रिंक करते हैं वो बहुत ही आपको परेशान करने की कोशिश भी करते हैं। बट उन सबका सॉल्यूशन है, मैंने बताया आपको बिल्कुल भी किसी की कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपोल एम्प्लॉई है, आपका पार्टनर है, किसी की बात को आप ज़्यादा नहीं सुनना है। आपको सीधे आपको अपने हायर अथॉरिटी में इन्फॉर्म करना है। कोई बदतमीजी करे, कोई आपको अब्यूसिव वर्ड यूज़ करे, आपको जो है पूरा पावर है, उससे जो है आपको डील करने के लिए पूरा एक टीम मिलेगी, वो आपको ऑफिस से सपोर्ट करती है। और ये चीज़ें सही में होती हैं क्योंकि मैंने देखा है। और ये कुछ चीज़ें हैं, मे बी आपको ये चीज़ें आपको हेल्प करें। मैंने वीडियो बनाई है और मुझे भी इतना नहीं अभी रिकॉल हो रहा है। जो जो चीज़ें रिकॉल हुई मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ फेस करनी पड़ी है तो कमेंट करके बताइएगा। और आपने इस वीडियो से अगर कुछ सीखा हो तो भी कमेंट करिएगा है कि ये चीज़ें आपको हेल्पफुल लगी हैं। और पुरानी वीडियोस को भी आप जरूर चेकआउट करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करके जो है अपना सपोर्ट दिखाइएगा। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय।